जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थी गण को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को विद्यार्थीगण अतल दिल की गहराइयों से बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। विद्यार्थीगण आइए, आज आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने जो रूबरू मुखातिब हुआ है, हिंदी व्याकरण का बहुत ही चर्चित बिंदु लेकर आया है। उस चर्चित बिंदु का नाम होता है विद्यार्थीगण विराम चिन्ह। विद्यार्थीगण जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, आप भी अपना पहला कदम सफलता की तरफ बढ़ाइए। आइए हम बात करेंगे आज विराम चिन्ह पर। विराम चिन्ह होता क्या है विद्यार्थीगण? पहले इस पर कुछ आपसी वार्तालाप चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। हर बिंदु को आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। विद्यार्थीगण हम कहें विराम का मतलब होता है ठहराव और चिन्ह का मतलब होता है संकेत या सिंबल। जी हाँ, जैसे हम कहते हैं कई बार हम कोई घर परिवार में अपना काम काज करते रहते हैं और करते करते थक जाते हैं और हम आराम करने लगते हैं। ठीक वैसे ही हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने लेखन को ध्यान में रखते हुए वहाँ भी कुछ हमारे विराम चिन्हों का प्रयोग किया, यानी लेखन को लिखते समय वहाँ बीच बीच में कुछ सिंबल उन्होंने प्रयोग किया। विद्यार्थीगण हम कह सकते हैं हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, जिनका नाम था श्री कामता प्रसाद गुरु। श्री कामता प्रसाद गुरु ने, याद रखना विद्यार्थीगण, 20 विराम चिन्हों का उल्लेख किया। उसी 20 विराम चिन्हों के अनुसार ही आज हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जी हाँ, हम बात करें 20 विराम चिन्हों में से विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा एक विराम चिन्ह होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कामता प्रसाद गुरु ने जो किया 20 विराम चिन्हों में से, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं विद्यार्थीगण, पूर्ण विराम ही एक ऐसा चिन्ह था जिसे कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी से लिया हुआ माना। बाकी शेष रहे सभी 19 विराम चिन्हों को उन्होंने अंग्रेजी से लिया हुआ माना। बहुत ध्यान से सुना। हमारा कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थीगण, एक हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी थे श्री कामता प्रसाद गुरु। श्री कामता प्रसाद गुरु विद्यार्थीगण, जी हाँ, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यदि विराम चिन्ह आए कितने होते हैं, तो याद रखना श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 20 विराम चिन्हों में से जो एक विराम चिन्ह होता है पूर्ण विराम। विद्यार्थीगण ध्यान से सुनना, पूर्ण विराम जो है कामता प्रसाद गुरु ने इसे हिंदी से लिया हुआ माना। एग्जाम में आए तो गलत मत करना, हिंदी से लिया हुआ माना, हिंदी से लिया हुआ माना विद्यार्थीगण, हिंदी से लिया हुआ माना। बाकी हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण, जब उन्होंने एक पूर्ण विराम को हिंदी से लिया हुआ माना, बाकी जो हमारे शेष रहे विद्यार्थीगण, याद रखना 19 को उन्होंने अंग्रेजी से लिया हुआ माना। जी हाँ, शेष रहे 19 को उन्होंने अंग्रेजी से लिया हुआ माना। ये प्रश्न आएगा तो आपको गलत नहीं करना है। विद्यार्थीगण आइए, सबसे पहले हम जिस विराम चिन्ह की बात करेंगे वो विराम चिन्ह होगा विद्यार्थीगण, बहुत आराम से पढ़ेंगे, हर बिंदु की तरफ हम चर्चा करने वाले हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अल्पविराम। अल्पविराम का जो सिंबल होता है प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखिएगा, अल्पविराम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये जरा देखो, जिसे हम कामा कहते हैं। अल्प विराम, अल्प का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थीगण? थोड़ा। अल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों? थोड़ा। विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव। जहाँ थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता हो वहीं किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का। आइए हम इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं विद्यार्थीगण, कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चल जरा देखते हैं विद्यार्थीगण। पहले हम बात करेंगे अल्प विराम पर। अल्प विराम से प्रश्न कैसे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अल्प विराम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ होता है? मैंने ये कहा जहाँ थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता हो, जहाँ थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता हो विद्यार्थीगण, वह किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का। जहाँ थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता हो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का। आइए और जरा देखते हैं विद्यार्थीगण,
हमेशा और हमेशा याद रखना, जहाँ दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहा हूँ, हर एक पुस्तक जहाँ साइलेंट होती है विद्यार्थीगण, जहाँ दो संज्ञा पदों में तुलना हो, जहाँ दो संज्ञा पदों में क्या हो विद्यार्थीगण, तुलना हो, वहां भी किसका प्रयोग किया जाता है, अल्पविराम का। हम अभी सेंटेंस दे रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा सिंबल तो ये होगा। आपसे पूछेगा विद्यार्थीगण, किसी भी वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग अधिकतम कितनी बार किया जा सकता है, या ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग किसी वाक्य में सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा, ये नाम मत भूलिएगा, किसका प्रयोग होता है, अल्पविराम का। अधिकतम अल्पविराम का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो गलत कर दोगे, चाहे हमारा अल्पविराम हो चाहे अर्धविराम हो, इन दोनों का प्रयोग याद रखिएगा किसी सेंटेंस में कितनी बार किया जा सकता है, 3 बार किया जा सकता है प्रिय विद्यार्थीगण। आइए जरा हम देखते हैं इस पर उदाहरण के तौर पर। जैसे हम कहें विद्यार्थीगण, हम जहां थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता हो, जैसे मैंने यही कहा मोहन, जी हाँ, जैसे मैंने कहा मोहन, सोहन और रोहन पढ़ रहे हैं। विद्यार्थीगण, मैंने क्या लिखा, पढ़ रहे हैं। तो जैसे ऐसे वाक्य देगा, आपसे पूछेगा ये इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, तो मोहन, सोहन और रोहन पढ़ रहे हैं। ऐसे मैंने कहा विद्यार्थीगण, जैसे प्रश्न ऐसे आएगा, मोहन इधर आना, मोहन इधर आना। देखो यहाँ अल्प विराम लगा है, जहाँ थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता हो। विद्यार्थीगण, आइए हम इस पर बात करते हैं जहाँ दो संज्ञा पदों में तुलना हो। जैसे मैंने कहा मोहन सोहन से होशियार है, सोहन से होशियार है, मोहन सोहन से होशियार है। विद्यार्थीगण जरा देखिए, दो संज्ञा पदों में क्या हो रही है, तुलना। यहाँ भी देखो अल्पविराम का प्रयोग होगा। और विद्यार्थीगण, जहाँ तुलना होती है, जीवन में याद रखना, कहीं भी रहना, वहाँ अपादान कारक होता है। जी हाँ, क्या होता है, अपादान कारक होता है। आपसे पूछे विद्यार्थीगण, ऐसा कौन सा कारक होता है जहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। अब हर पाठ्य पुस्तक आपकी साइलेंट होगी विद्यार्थीगण, इसीलिए कहते हैं जितेंद्र सर के साथ जुड़ो, हर एक पहला कदम अपना सफलता के दरवाजे की तरफ बढ़ाइए। आप भी अगर पूछे अपादान कारक के वाक्यों में सदैव कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो विद्यार्थीगण जीवन में कहीं भी रहना, वो कौन सा अल्पविराम होता है, यानी अपादान कारक के वाक्यों में कौन सा विराम चिन्ह होगा, अल्पविराम। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, चल विद्यार्थीगण आगे चलते हैं। हर बिंदु के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे जैसे प्रश्न आते हैं। विद्यार्थीगण, दूसरा होता है हमारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जो विराम चिन्ह होता है वो होता है अर्धविराम। जी हाँ, अर्धविराम होता है और जिसका सिंबल होता है ऐसे, याद रखना, सिंबल जरूर याद रखना, अर्धविराम का प्रयोग। जी हाँ, आएगा जहां अर्धविराम की अपेक्षा, जहां अर्धविराम की अपेक्षा अधिक देर ठहराव की आवश्यकता हो, अधिक देर ठहराव की आवश्यकता हो, वहां भी किसका प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम। यानी जहां अर्धविराम नहीं विद्यार्थीगण, यहाँ अल्पविराम लिख लेना। 1 मिनट, अर्धविराम नहीं होगा, अल्पविराम आएगा एग्जाम में, तो प्रश्न मत गलत करना, कि जहां अल्पविराम की अपेक्षा अधिक देर ठहराव की आवश्यकता हो, वहां किसका प्रयोग होता है विद्यार्थीगण, अर्धविराम का। जी हाँ, और आइए जरा देखते हैं इसका भी प्रयोग किसी भी सेंटेंस में अधिकतम कितनी बार प्रयोग होता है, 3 बार होता है। जैसे आइए विद्यार्थीगण, हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे हम कहते हैं उदाहरण के तौर पर,
मोहन मोहन आओ, मोहन आओ। हमने लिखा बैठो, मोहन आओ बैठो, पर मत जाओ। जी हाँ, ऐसे अगर करेगा किसी सेंटेंस में अधिकतम कितनी बार होता है? 3 बार। मोहन आओ बैठो, पर मत जाओ। ऐसे देगा उदाहरण अगला, जैसे सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है विद्यार्थीगण, सूर्यास्त हो रहा है और अंधेरा छा रहा है। जी हाँ, ऐसे वाक्य देगा और सिंबल लगा रहेगा। पूछेगा इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, तो आप विद्यार्थीगण बताएंगे क्या? अर्धविराम। डिफिनेशन पूछेगा, जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहराव की आवश्यकता हो वहां भी क्या होता है? अर्धविराम। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले तरफ चलते हैं विद्यार्थीगण। जी हाँ, आओ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण। इसके बाद हम बात करेंगे हमेशा और हमेशा उस प्रश्न पर। जी हाँ, पूर्ण विराम। बहुत ध्यान से देखना विद्यार्थीगण, किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम जो सिंबल होता है विद्यार्थीगण, इसका सिंबल क्या होता है? खड़ी पाई की तरह होता है। बहुत ध्यान सुना, जो पूर्ण विराम होता है क्या होता है? खड़ी पाई होता है। जी हाँ, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में। अब इससे संबंधित सभी जानकारियां आपको मिलेंगी। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है विद्यार्थीगण? वाक्य के अंत में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और हमेशा विद्यार्थीगण एक बात जरूर जीवन में रहना, कहीं भी नोट करके लिखना। पूर्ण विराम का प्रयोग यदि 2 साधारण वाक्य है और उनके बीच अव्यय सूचक शब्द आ जाते हैं तो याद रखना, तब भी हमारा कहने का मतलब यह है विद्यार्थीगण, वहां इसका प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि किसी सेंटेंस के बीच में पूर्ण विराम का प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे मैंने कहा रमा सो रही है और गीता पढ़ रही है, तो याद रखना रमा सो रही है जहां है वहां पूर्ण विराम नहीं लगाना है आपको। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जी हाँ, और इससे संबंधित इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में नहीं होता है। इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में नहीं होता है। जी हाँ, वाक्य के अंत में होता है। आइए इससे संबंधित एक जानकारी और देते हैं विद्यार्थीगण। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में किस पद के साथ होता है? तो याद रखना हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। इसका प्रयोग, जी हाँ, इसका प्रयोग वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया पद के साथ, सहायक क्रियापद के साथ होता है। जी हाँ विद्यार्थीगण, ध्यान से सुना। यानी जो पूर्ण विराम होता है उसका प्रयोग वाक्य में किस पद के साथ होता है यदि आ जाए तो किसके साथ विद्यार्थीगण? हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा विद्यार्थीगण, तब याद रखिएगा, आप जीवन में कहीं रहिएगा तो प्रश्न गलत मत करिएगा। मुख्य क्रिया यानी मेन जो वर्ब होती है तब उसके साथ होता है। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं विद्यार्थीगण, जैसे मैंने दिया राधिका भोजन पका रही है। राधिका भोजन पका रही है। विद्यार्थीगण, इस वाक्य के अंत में मैंने पूर्ण विराम लगाया। याद रखना, ये पूर्ण विराम जो आया है ये वाक्य के अंतिम में आया है। इसका मतलब ये होता है वाक्य हमारा समाप्त हो चुका। जहां पूर्ण विराम लगा इसका मतलब वाक्य हमारा समाप्त हो चुका। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं विद्यार्थीगण। जहां पूर्ण विराम लगा यानी वाक्य समाप्त, यानी वाक्य हमारा समाप्त हो जाता है, समाप्त हो
जाता है विद्यार्थीगण, यानी ये जो पूर्ण विराम लगा है विद्यार्थीगण, वो किसके लिए आया है? रही के लिए आया है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी सेंटेंस में टेंस की पहचान कराता है, किसी वाक्य में समय का परिचय देते हैं विद्यार्थीगण, उसके साथ होता है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो दूसरा वाक्य, जैसे मोहन बाजार गया, जैसे मोहन बाजार गया, तो जरा देखो, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमेशा विद्यार्थीगण यहाँ मुख्य क्रिया है जाना, उसके साथ तब होता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चल आइए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थीगण। जी हाँ, चल अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थीगण। प्रश्नवाचक चिन्ह। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगला जो सिंबल है प्रश्नवाचक चिन्ह। जी हाँ विद्यार्थीगण, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, आप सभी को पता है कि इसके सिंबल्स हमारे सभी प्रकार के जो विद्यार्थीगण हैं, चाहे उच्च लब्ध बुद्धि हो, चाहे मध्यम लब्ध बुद्धि, चाहे निम्न लब्ध बुद्धि विद्यार्थीगण, उन सभी को पता होता है कि प्रश्नवाचक जो सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो क्या होते हैं। लेकिन इसके बारे में जो फैक्ट तथ्य है, कभी आप लोगों ने क्या उस पर विचार किया, गौर से चर्चा किया? आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, इसका प्रयोग वाक्य में किस पद के साथ होता है? जी हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में प्रश्न सूचक अव्यय शब्दों के साथ होता है। वाक्य में प्रश्न सूचक अव्यय पदों के लिए आता है। अव्यय पदों के लिए आता है। बताते हैं विद्यार्थीगण इसका मतलब भी। किसके लिए आता है? हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण वाक्य में प्रश्न सूचक अव्यय पदों के लिए आता है। जो हमारे प्रश्न सूचक अव्यय शब्द होते हैं, उनके लिए आता है। जी हाँ, याद रखिएगा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। अब ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण, कई ऐसी सारी जानकारियां मिलेंगी जो हर किसी कक्षा पर नहीं मिल सकती। आपसे पूछेगा ऐसे कितने विराम चिन्ह हैं विराम 20 में से जो वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं विद्यार्थीगण, तो होते हैं 2 ही। याद रखना, कहीं भी जीवन में रहना, एक पूर्ण विराम होता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है विद्यार्थीगण। इसका प्रयोग वाक्य के कहाँ होता है? अंत में होता है प्रिय दोस्तों। तो गलती मत करिएगा। जैसे हमने प्रश्न किया विद्यार्थीगण, तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? विद्यार्थीगण, मैंने कहा तुम कब आओगे। जी हाँ, यहाँ देखो प्रश्न वाचक चिन्ह लगा, यानी ये प्रश्न पूछ रहा है। जी हाँ, तुम कब आओगे। अब ये जो प्रश्न सूचक चिन्ह है, ये वाक्य में किस अव्यय सूचक शब्द के लिए आया है, यानी ये कब के लिए आया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये किसके लिए आया है? कब के लिए आया है। और एक बात विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा ध्यान सुनिएगा, क्या प्रश्न सूचक अव्यय जो शब्द होता है, क्या प्रश्न सूचक जो अव्यय शब्द होता है, इसको छोड़कर बाकी जो सभी हमारे प्रश्न सूचक अव्यय शब्द होते हैं, प्रश्न सूचक अव्यय शब्द होते हैं, याद रखना, इनका प्रयोग वाक्य में कहीं भी कर सकते हो। लेकिन क्या के लिए? जब जवाब हाँ नहीं में मांगा जाए। जब जवाब हाँ नहीं में मांगा जाता है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा क्या पद वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि जवाब हाँ नहीं में मांगा जाता है तो क्या पद वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। नहीं तो विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा इसका भी प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। इसको छोड़कर बाकी सभी को चाहे बीच में चाहे अंत में कहीं भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण ध्यान सुना, क्या
आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया। विद्यार्थीगण ध्यान से सुनो, क्या आपने खाना खाया तो कहोगे हाँ, तो याद रखना ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन ऐसे ही कर दोगे आपने खाना खाया क्या, आपने खाना खाया क्या, तो याद रखना ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम कहें आपने हिंदी का समस्त बिंदु पढ़ लिया क्या, वाक्य गलत हो जाएगा। क्या आपने हिंदी का समस्त बिंदु पढ़ लिया, तो हाँ। याद रखना, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थीगण। जी हाँ, चल अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए क्या है विद्यार्थीगण, अगले प्रश्न की यदि तरफ हम चलेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा लाघव चिन्ह। जी हाँ, लाघव चिन्ह क्या होता है विद्यार्थीगण, आइए जरा देखते हैं इसका सिंबल क्या होता है। शून्य जिसे कहा जाता है, क्या विद्यार्थीगण, जी हाँ, क्या होता है, शून्य होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, जी हाँ, किसी भी शब्द को छोटा रूप धारण कराने के लिए विद्यार्थीगण किसका प्रयोग किया जाता है, लघु चिन्ह का। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए इसका प्रयोग हमेशा और हमेशा शब्द के किस वर्ण के साथ होता है, तो इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ वाले वर्ण के साथ होता है। विद्यार्थीगण शब्द के प्रारंभ वाले वर्ण के साथ होता है। अब आप समझ जाएंगे, जैसे उदाहरण अभी देंगे। उदाहरण की बात करें प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम कह सकते हैं हमेशा लाघव चिन्ह का प्रयोग इस पंडित शब्द के पहले वर्ण प के साथ होगा, ऐसे हर एक शब्द में, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, ऐसे ही हम बात करें प्रिय दोस्तों, अलग बात, जैसे हमने कहा डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता, डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता। अब हम जो ये डॉक्टर शब्द है इसको संक्षेप रूप देना चाहें तो डॉक्टर ऐसे लिख देंगे श्यामलाल गुप्ता। जरा देखो विद्यार्थीगण, छोटा रूप धारण कराने के लिए इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ वाले वर्ण के साथ होता है और इसका सिंबल शून्य होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यार्थीगण हम बात करेंगे अगले वाले सिंबल की तरफ चलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। पुनरुक्ति चिन्ह विद्यार्थीगण क्या होता है, जी हाँ, पुनरुक्ति चिन्ह, इसका जो सिंबल होता है प्रिय दोस्तों विद्यार्थीगण, इसका जो सिंबल होता है पुनरुक्ति चिन्ह का ऐसे होता है। जी हाँ, पुनरुक्ति चिन्ह जिसे रिपीट पॉइंटर सिंबल्स कहे जाते हैं, जिसका नाम होता है अंग्रेजी ग्रामर में रिपीट पॉइंटर सिंबल। विद्यार्थीगण पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है किसी वाक्यांश को दोबारा लिखने से बचने के लिए इसका प्रयोग होता है। जी हाँ, किसी वाक्यांश या वाक्य को दोबारा लिखने से बचने के लिए प्रयोग होता है। किसी वाक्यांश को दोबारा लिखने से बचने के लिए होता है इसका प्रयोग। जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे मैंने कहा
एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा भारत की सबसे बड़ी नदी हमने आंसर दिया गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। अब इसी वाक्यांश को जहां तक हमें उतारना है, दोबारा लिखने से बचना है, ऐसे लिखेंगे भारत की सबसे, जहां नहीं उतारना है, वाक्यांश को बदलना है, हम लिख दिए चौड़ी नदी। याद रखना, जहां तक वाक्यांश हमेशा और हमेशा दोहरान होगा, नदी के भी नीचे लिख सकते हैं, मैंने पर नदी का नाम लिख दिया, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी हम लिख दिए जैसे गोदावरी। तो विद्यार्थीगण हमेशा याद रखना, किसी वाक्यांश को दोबारा लिखने से बचने के लिए हम पुनरुक्ति चिन्ह रिपीट पॉइंटर सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण। चलिए आइए जरा देखते हैं, अगले सिंबल की तरफ चलते हैं। जी हाँ, अगला जो सिंबल है विद्यार्थीगण, यदि हम बात करें तो जैसे ही आता है हंस पद। विद्यार्थीगण हंस पद का दूसरा नाम होता है त्रुटिपूरक। हंस पद का दूसरा नाम होता है त्रुटिपूरक चिन्ह। जी हाँ, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो भी बता रहा हूँ। इसका सिंबल ये होता है त्रुटिपूरक चिन्ह का। जी हाँ, किसी वाक्यांश को लिखते समय यदि बीच का कोई पद छूट जाए, जी हाँ विद्यार्थीगण, किसी वाक्यांश को लिखते समय बीच का, जी हाँ, किसी वाक्यांश को लिखते समय बीच का यदि कोई पद छूट जाता है तो वहां इसका प्रयोग करते हैं कोई वाक्यांश लिखते समय। जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण, उदाहरण के तौर पर यदि हम समझे, जैसे रमा एक अच्छी अध्यापिका, यमम, विद्यार्थीगण यमम, हमें अगर यहाँ कुछ भूल गए, यमम गृहिणी है। जैसे मैंने लिखा राधिका एक अच्छी अध्यापिका यमम। अब यहाँ जो एग्जामिनर होगा जब चेक करेगा तो उसको पता है कि यहाँ कुछ छूट गया, या आप जैसे भी कुछ भूल जाते हो, इस सिंबल का प्रयोग करना है। ऐसे थोड़ा ये ऊपर होगा, याद रखना, हर शब्द की शिरोरेखा से थोड़ा ऊपर ऐसे ही होगा, यानी जो चीज यहाँ बीच में आप भूले हो उसको इसके ऊपर लिख सकते हो। एग्जामिनर समझेगा कि इन दोनों पदों के मध्य में ये चीज था। तो रमा एक अच्छी अध्यापिका यौम हमने लिखा विद्यार्थीगण जैसे सुशील गृहिणी है। अब समझने वाला समझ जाएगा कि इन दोनों पदों के मध्य में सुशील होना चाहिए था। जी हाँ विद्यार्थीगण, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यार्थीगण अब हम बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुना, हमेशा और हमेशा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कोष्ठक चिन्ह। जी हाँ, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है? कोष्ठक जो चिन्ह होता है विद्यार्थीगण ऐसे होता है। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुना। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी शब्द को अधिक स्पष्ट करना हो, किसी भी शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए, किसका प्रयोग होता है? कोष्ठक। आपसे पूछेगा अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आप बताओगे विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा कोष्ठक चिन्ह। तो मैंने लिखा क्या, किसी भी शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए, यानी हमें भी लिख सकते हैं, यानी अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए,
स्पष्ट करने के लिए ये भी हम लिख सकते हैं विद्यार्थीगण, लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, पर परिभाषा सही होनी चाहिए। अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए विद्यार्थीगण, हम देखते हैं हमारे घर परिवार में किसी फंक्शन में हम सभी लोग भाग लेते हैं, शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, तो देखो कार्ड छपता है, निमंत्रण कार्ड छपता है। तो निमंत्रण कार्ड होता है, जैसे घर परिवार के सभी सदस्यों का नाम होता है, तो नाम होता है जिस सदस्य का जो नाम होता है, और जिस सदस्य के नाम से लोग कम परिचित होते हैं उसका दूसरा नाम लिख दिया जाता है ब्रैकेट में बगल करके, ताकि लोग समझे। हाँ, जैसे मान लीजिए विद्यार्थीगण, मैंने कहा विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा, मैंने एक शब्द लिखा जैसे सुरेश। अब सुरेश को विद्यार्थीगण हम कहें हमारे गांव गिराव में इनका नाम बहुत कम लोगों को पता है, तो सुरेश को उस गांव में मान लीजिए लोग लल्लू या कल्लू कहकर बुलाते हैं, जैसे लल्लू। अब ये लल्लू से ज़्यादा लोग परिचित हैं, ये सुरेश को और अधिक स्पष्ट कर दिया। बात ध्यान से ना, इस सुरेश को और अधिक स्पष्ट कर दिया कि हाँ भैया वो सुरेश ही, लल्लू ही सुरेश हो। अगर हम किसी की बात कहें हिंदी व्याकरण की, जैसे हमने कहा विद्यार्थीगण, जी हाँ, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति। अब इसको और अधिक स्पष्ट करना है तो हम लिख देते हैं परसर्ग, यानी कारक विभक्ति चिन्ह का ही दूसरा नाम क्या होता है, परसर्ग। कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, देखो ये अर्थ को और अधिक स्पष्ट कर दिया, यानी कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है, परसर्ग। ऐसे सुरेश का दूसरा नाम क्या है, लल्लू। विद्यार्थीगण अर्थ को और अधिक स्पष्ट कर देता है, बस इसका काम यही। एक बार इसके साथ लीजिए विद्यार्थी। चलिए आइए जरा आगे देखते हैं और कौन कौन से सिंबल हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, अब हम बात करेंगे विद्यार्थीगण योजक चिन्ह, या हम बात करेंगे विद्यार्थीगण रेखांकन। जी हाँ, रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह जो होता है विद्यार्थीगण, जिसे क्या कहा जाता है अंग्रेजी ग्रामर में, अंडरलाइन। याद रखिएगा इसका प्रयोग बीच में नहीं करना है कोष्ठक के, ना तो ऊपर करना है, और ऊपर करोगे तो सिरोरेखा हो जाएगी। ध्यान से सुनो विद्यार्थीगण, अगर आपसे पूछे ये कौन सा सिंबल है तो ये सिरोरेखा है, अगर पूछे ये कौन सा सिंबल है तो योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह होता है, अगर पूछे ये कौन सा सिंबल है तो ये अंडरलाइन है। देखो कैसे कैसे हुआ। जी हाँ, नहीं तो गलत कर दोगे, है ना विद्यार्थीगण। तो ये सिरोरेखा, ये योजक चिन्ह है, जिसे निर्देशक या डैश कहा जाता है, ये अंडरलाइन। तो समझो, नहीं तो गलत होगा, तुरंत गलत होगा। विद्यार्थीगण किसी वाक्यांश को लिखते समय याद रखना, किसी भी पद को महत्वपूर्ण बताना हो। जी हाँ, वाक्यांश को लिखते समय, वाक्यांश को लिखते समय किसी भी पद को महत्वपूर्ण बताने के लिए, महत्वपूर्ण बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। विद्यार्थीगण मैंने क्या लिखा, वाक्यांश को लिखते समय किसी भी पद को महत्वपूर्ण बताने के लिए। कोई भी वाक्य लिखे हैं और जो पद महत्वपूर्ण बताना उसके लिए रेखांकन चिन्ह कर देना, हाईलाइट कर देना है। जैसे मैंने कहा सोहन एक अच्छा खिलाड़ी लड़का है। सोहन एक अच्छा खिलाड़ी लड़का है। विद्यार्थीगण अब इस वाक्य में जिस भी पद को हम महत्वपूर्ण बताना है उसके नीचे क्या कर देंगे, रेखांकन कर देंगे। ध्यान से समझना। जी हाँ, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थीगण। फिर चलते हैं आगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यार्थीगण अगले बिंदु की बात करेंगे। जी हाँ, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह
विद्यार्थीगण ये होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? विद्यार्थीगण ध्यान से सुनना। इसका प्रयोग दो समासिक पदों के मध्य में, दो समासिक पदों के मध्य में होता है, या जहां दो संज्ञा शब्द की तुलना हो, या जहां दो समान, बहुत ध्यान से सुना नहीं तो गलत हो जाएगा, जहां दो समान संज्ञा शब्दों का दोहरान हो। या कहाँ प्रयोग होता है? जहां दो समान संज्ञा शब्दों का क्या हो विद्यार्थीगण? दोहरान हो। ये प्रश्न आया है एग्जाम में। तो दो समासिक पदों के मध्य में इसका प्रयोग होता है, जहां दो समान संज्ञा शब्द हो, और जब समान संज्ञा शब्द होंगे विद्यार्थीगण तो वही अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराने लगते हैं। अव्यय का भाव प्रकट कराने लगते हैं। जी हाँ, आपसे पूछे जहां दो समान संज्ञा शब्दों का दोहरान होता है, वही संज्ञा शब्द कौन से शब्द का भाव प्रकट कराने लगते हैं? तो अव्यय शब्द का भाव प्रकट कराने लगते हैं। जैसे हम कहें समासिक पद विद्यार्थीगण, उदाहरण तो याद रखना, कभी गलत मत करना। जैसे हमने कहा माता पिता। अब ये देखो समासिक पद है, हम कहें दो समान संज्ञा शब्द आए, जैसे हम कहें हाथ हाथ। देखो दो समान संज्ञा शब्द हैं। हमने कहा बातों बात, यानी बात बात, दो समान संज्ञा शब्द हैं। अगर हम ऐसे कह दें राम राम, तो दो समान संज्ञा शब्द हैं। तो दो समान संज्ञा शब्दों का जहां दोहरान होगा, ये संज्ञा शब्द अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराने लगे, और ये समासिक पद है। जी हाँ विद्यार्थीगण, याद रखिएगा आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी विद्यार्थीगण। फिर नेक्स्ट दिन आप सभी लोगों के सामने जब हम रूबरू मुखातिब होंगे तो नेक्स्ट वाला पार्ट लेकर आएंगे। याद रखना, लास्ट वाला वीडियो जरूर देखना, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ विराम चिन्हों के बारे में, कौन कौन से विराम चिन्ह जो भाग नहीं लेते, किसके अनुसार नहीं भाग लेते, सब बिंदु पर आपका भाई आपका दोस्त चर्चा करेगा विद्यार्थीगण। तो एक बार वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें विद्यार्थीगण, विश्व बहनों। तो आइए, आपका भाई आपका दोस्त अपनी बारी पर विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।